नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश स्लाइड आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आरपीसी सेकंड ग्रेड 2022 के पेपर सॉल्यूशन को कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये जो अल्टरनेट सीरीज है, द सीरीज 1 माइनस 1/2 रेज टू पावर पी प्लस 1/3 रेज टू पावर पी माइनस 1/4 रेज टू पावर पी प्लस डॉट डॉट डॉट, ये जो अल्टरनेट सीरीज है इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंटिव। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब होगी? निरपेक्ष अभिसारी कब होगी? तो जो भी निरपेक्ष अभिसारी अपनी सीरीज होती है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होती है, उसके संगत जो धनात्मक पदों की श्रेणी है, तो पॉजिटिव टर्म्स की जो सीरीज है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? कन्वर्जेंट होनी चाहिए। और अगर इसके संगत धनात्मक पदों की श्रेणी है, उसका रिजल्ट मोस्टली सब बच्चों को याद रहता है कि ये जो कोरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव टर्म की जो सीरीज है, ये कन्वर्जेंट कब होती है? जब p ग्रेटर देन 1 होता है। तो p ग्रेटर देन 1 होगा, या फिर इससे कोई और छोटा आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो p ग्रेटर देन 1 का एक ही ऑप्शन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। अल्टरनेट सीरीज को तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, p इज ग्रेटर देन 1। वैसे ये फेमस रिजल्ट है, फेमस रिजल्ट है और सबको पता होना चाहिए कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के लिए क्या होना चाहिए? p ग्रेटर देन। इसको रिजल्ट के तौर पे याद करके जाना चाहिए। आपको रिजल्ट की तरह इसको यूज ले सकते हो। जैसे p की वैल्यू यहाँ पे एग्जाम में 2 आ गया तो आप कह सकते हो कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। p की वैल्यू मान लो हाफ आ गई तो आप एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं कह सकते। इसमें 3 चीजें और ऑप्शन दे रखे हैं, तीनों ही ऑप्शन शानदार हैं। दूसरा ऑप्शन अगर आप ये लेके चलते हो तो उस केस में जो सीरीज है ये जो है वो सापेक्षता विसारी होती है। ठीक है, तो ये निरपेक्ष अभिसारी इस कंडीशन के लिए क्या होगी? सापेक्षता बोलते हैं। और ज्यादा जो फेमस है वो सहसर्त अभिसारी, कंडीशनली कन्वर्जेंट होता है। तो हमारा जो ये जो ऑप्शन है वो किसके लिए है? कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज। और लेकिन ये जो बाकी के जो 2 ऑप्शन दे रखे हैं वो भी ऐसे ही नहीं दे रखे। बाकी जो 2 ऑप्शन है वो ऐसे नहीं दे रखे। ये जो ऑप्शन है वो किसके लिए होता है और ये ऑप्शन होता है किसके लिए होता है, उसको भी चेक करना चाहिए। तो जब आप p बराबर 0 को, तो मैंने एक बार पूछा था टेस्ट सीरीज में, क्वेश्चन में चेंज करके देखा। मैंने सोचा कितने बच्चे रट के करते हैं, कितने बच्चे समझ के करते हैं, तो मैंने टेस्ट सीरीज में चेंज करके दिया। और मैंने p बराबर 0 के लिए उसमें एक ऑप्शन p बराबर 0 भी दिया, एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ये भी दे दिया। तो अगर जब p बराबर 0 होगा तो p बराबर 0 के केस में क्या होगा? ये सीरीज होगी 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, इस टाइप से मैंने इसको क्वेश्चन को चेंज किया। तो ये जो सीरीज है ये क्या है? दोलनीय है, ऑसिलेट करती है, फाइनाइटली ऑसिलेट करती है। या तो इसकी वैल्यू है, अगर हम देखते हैं तो 0 आती है, या फिर इसकी वैल्यू +1 आती है। तो आगे बढ़ते हैं, 0 + 1 0 + 1, तो 0 से 1 के बीच में क्या करती है? दोलन करती है। तो एकमात्र जो केस है वो है p = 0, जिसके लिए फाइनाइटली ऑसिलेट करती है, परिमित रूप से दोलन करती है, अदरवाइज ये फाइनाइटली ऑसिलेट नहीं करती। और अगर p लेस देन 0 हो गया, तो जैसे p की वैल्यू मैंने एक बार -1 ले ली, अगर p लेस देन 0 अगर मैंने लिया है, तो मान लो p की वैल्यू अगर मैं -1 लेता हूं तो मुझे सीरीज मिलेगी 1 - 2 + 3 - 4, इस टाइप से सीरीज मिलेगी। और ये जो सीरीज है ना, ये इनफाइनाइटली ऑसिलेट करती है। तो ये जो केस है, फाइनाइटली ऑसिलेट, इनफाइनाइटली ऑसिलेट, कंडीशनली कन्वर्जेंट और ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, चारों के अपने को आंसर दिमाग में फीड होने चाहिए। मोस्टली हम बच्चे या जो भी टीचर्स हैं ये 2 पे फोकस करते हैं, इन चारों पे पता होना चाहिए। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, एक गली में भूमि तल से 15 मीटर ऊंची एक खिड़की से गली के विपरीत और एक इमारत के सिरे और पाद के उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो इमारत की ऊंचाई है। फ्रॉम ए विंडो 15 मीटर हाई अबव द ग्राउंड, ये जो ग्राउंड है, अगर मान लो ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड से ये ऊपर 15 मीटर हाइट पर क्या है? एक विंडो है। यहाँ पे क्या है? एक विंडो है इस मकान में। ऊपर भी ये मकान बना हुआ है। मान लो ये जो है, ये ये जो मकान है ये यहाँ तक बना हुआ है, लेकिन इसमें यहाँ पे 15 मीटर हाइट पर बात चल रही है, इस विंडो की, इस खिड़की की बात चल रही है। ठीक है। इसके बाद में इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द फुट ऑफ द बिल्डिंग। एक कोई बिल्डिंग दे रखी है, ये कोई बिल्डिंग है, इसका एक एंगल तो ये बना दिया, एक एंगल ये बना दिया, तो गलत बना दिया, क्योंकि 45 डिग्री बनना चाहिए। तो 45 डिग्री बनेगा तो इतनी सी दूरी पर बना लेते हैं। तो ये हमारा 45 डिग्री पे है, तो ये हमारा 45 डिग्री बनाएगा। ठीक है। एक बना रहा है कितना एंगल? एंगल बन रहा है 30 डिग्री। 30 डिग्री यहाँ पे अगर मैं इसको साथ लेके बेस लेके चले तो यहाँ 45 सा हो जाएगा लगभग, और यहाँ 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। ठीक है। और हमें पूछा है कि देन हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, इमारत की ऊंचाई कितनी है। तो अगर आपको ये पता चल रहा है कि ये 15 है तो ये भी 15 है, और अगर आपको ये पता चल रहा है कि ये 15 से कम है तो इसका मतलब टोटल 30 से कम है। तो अगर आप आइडिया लगा पा रहे हो कि 30 से कम है तो 30 से ऊपर तो जा नहीं सकते। और ये पता चल रहा है कि ये 15 यहाँ पे और यहाँ ये जो है ना ये 30 है,
अगर इतना ही और आगे चलते हैं, इतना 30 आता तो 15 और 15, तो ये 30 के पास भी नहीं है इतना, और 15 कितना पास भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये 15 कितना पास भी नहीं है, 30 के इतना पास भी नहीं है, तो जो आंसर वो कितना होगा 23.66 मीटर हो जाएगा। तो ये तो है अपना ऑब्जर्वेशन 23.66 का। लेकिन अगर मान लो कि ऑप्शन पास पास आते हैं तो फिर हम कैसे करेंगे? तो देखो, जब भी हमारा एंगल है, जो अवनमन कोण है, जो एंगल ऑफ डिस्पर्जन है वो 45 डिग्री है। अगर ये जो कोण है ये 45 डिग्री है, ठीक है, अगर ये एंगल है वो 45 डिग्री का है, तो आपको पता है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल हो जाएंगी, और इसके सामने ये भी इक्वल हो जाएगी, ये इक्वल हो जाएगा, और एक स्क्वायर बन जाएगा। और स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में जितनी भी साइड्स हैं, चारों साइड्स हैं, वो इक्वल हो जाएंगी। तो ये 15 है तो ये भी 15, और ये भी 15, और ये भी 15, ये चारों साइड कितनी हो जाएंगी 15 हो जाएंगी। और ये जो एंगल है जो 30 डिग्री का है, ये जो 30 डिग्री का है, तो 30 डिग्री के लिए रिजल्ट क्या होता है, अगर कोई एंगल 30 डिग्री बन रहा है, अगर कोई एंगल कितना डिग्री बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, तो क्या रेशियो होता है, अगर ये 1 होता है तो ये √3 होता है, ये √3 और ये 2 होता है। ये अगर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री का जो सामने वाली अगर लेंथ अगर 1 है, तो इसका जो बेस है वो कितना होगा √3 होगा, परपेंडिकुलर 1 होगा तो बेस √3 होगा, और जो हाइपोटेन्यूस इसका जो कर्ण है वो 2 होगा, इस अनुपात में होते हैं। तो कहने का मतलब अगर आपको ये पता है तो आप इसको 2 से डिवाइड करके ये प्राप्त कर सकते हो, और ये पता है तो √3 से डिवाइड करके ये पता लग सकते हो। अब मुझे ये पता है कि ये 15 है और मुझे ये पता करना है, तो इससे ये प्राप्त करने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, √3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इससे प्राप्त करने के लिए 15/√3 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो हमारी जो टोटल जो हाइट है, इमारत की जो ऊंचाई, हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, वो कितनी होगी, वो होगी 15 + 15/√3। 15 + 15/√3, तो 15 + √3 से आप क्या कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हो। तो इसको मैंने लिखा 5 × 3, और 3 को लिखा √3 × √3, और अपॉन में √3 है ही, और इस √3 को इस √3 से कैंसिल कर दिया। और √3 की जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 1.732, तो ये वैल्यू और पुट कर देंगे, तो 15 + 5 × 1.732, 5 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 1 हम कैरी ले रहे हैं तो 16, 5 × 7 = 35, कैरी लेंगे तो 35 36, और 36 के बाद में 5 × 1 = 5, और 3 कैरी की 8.600, एक जीरो इधर वाले का कोई रोल नहीं है, तो 15.00 में 8.66 ऐड करना है, तो 23.66 हमारा आंसर हो जाएगा, 23.66, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो मेथड से करते हैं तो भी 23.66 आंसर है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये जो 23.66 है ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो आप कहोगे ये है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये क्या है 23.66 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2366/100, इसको और सोल्व करके लिख सकते हैं, और जब इंटीजर अपॉन नॉन जीरो इंटीजर फॉर्म में लिख सकते हैं, पूर्णांक बटे शून्य पूर्णांक लिख सकते हैं, तो वो रेशनल नंबर आएगा। तो हमारी जो बिल्डिंग की हाइट है वो 23.66 मीटर है, 23.66 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से है। तो देखो, जब भी आप एग्जाम में जाते हो तो कई बार क्या है, कम पढ़ने का भी फायदा होता है। कई बच्चे कहते हैं मैं प्रोबेबिलिटी नहीं आती, तो प्रोबेबिलिटी में सबसे अच्छा फायदा क्या है, प्रोबेबिलिटी में 4-5 टाइप है, और 4-5 टाइप में से अगर आप आधी टाइप भी पढ़ के जाते हो ना, तो कम से कम अगर 3 क्वेश्चन आते हैं तो एक तो कमजोर से कमजोर बच्चा भी कर सकता है, 2 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। पेपर पे डिपेंड है, पेपर ही जाए तो तीनों भी कर सकते हैं, और एग्जामिनर चाहे कि एक भी नहीं करने देना है तो वो तो एक भी नहीं करने दे। तो यहाँ एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो पेपर। अब मैं हमेशा ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको अगर सबसे पहले, जब मैंने लर्न स्टार्ट किया था तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के इस टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट किए, इस टाइप के क्वेश्चन आने लगे तो थोड़े थोड़े लैंग्वेज में आने लगे, लैंग्वेज के थोड़े थोड़े क्वेश्चन आने लगे तो फिर वो डीपली जाने लग गए। तो ये चीजें स्टार्ट करने के लिए होती हैं। तो आपको अगर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है उसमें अगर आपको अगर दिक्कत है, अब क्वेश्चन में सिलेबस में स्पष्ट लिख रखा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सिलेबस में है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सिलेबस में है, तो आपको इस टाइप क्वेश्चन छोड़ के जा भी नहीं सकते। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम जो सोल्व कर रहे हैं उसको सोल्व करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार अपॉन B बार। ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार अपॉन B बार का क्वेश्चन है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटरसेक्शन B बार अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई किया और कुछ नहीं किया। तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि ये जो भी ऊपर हो, यहाँ पे जो भी अगर आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उनका इंटरसेक्शन लिख दो, और जो बट्टे में जो राशि है उसका प्रोबेबिलिटी अलग कर दो। इसमें हम क्या करते हैं, डी मॉर्गन नियम लगाएंगे, तो ये ए इंटरसेक्शन को ए यूनियन बी टोटल का बार लिख सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार बी के नहीं होने की प्रायिकता
1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इस टाइप से लिख सकते हैं। यही फॉर्मूला ऊपर भी लगा सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और अपॉन में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हमें सिर्फ दो चीजें हैं, एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है हाफ है तो उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी चाहिए जिसको मैं रफ में सोल्व कर लेता हूँ, उसकी वैल्यू आती है अपन डायरेक्ट ले सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दे रखा है 3/8 दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दे रखा है हाफ दे रखा है। इन दोनों को ऐड कर दिया, माइनस क्या कर दिया -1/4। ठीक है, सही लिखा है क्या। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इंटरसेक्शन है यू में कन्वर्ट हो गया, 1 माइनस हो गया, ए इन बी का फॉर्मूला लिख दिया, करेक्ट है, ये भी सही है, ठीक है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अब इसको एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो। मेरा पसंदीदा क्या है, मैं हाफ में से 1/4 हटाना है तो 1/4 बच गया, ठीक है, ये 1/4 हो गया और ये 3/8 है ही। फिर आप क्या कर रहे हो, इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लो। एलसीएम 8 लेके सोल्व किया, आप एक साथ एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। 5/8 हो गया, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस 5/8 अपॉन 1 माइनस 1/2। 1 में से 5/8 सब्ट्रैक्ट करें तो 3/8। यहाँ पे अगर 1 में से 1/2 करें तो 1/2 बच जाएगा। आपने क्या किया, इसको 3/8 इंटू कितना कर दिया 2/1 कर दिया, और 2/1 कर दिया, इसका मतलब 3 कितना आ गया 4 आंसर आ गया। तो आंसर हमारा कितना हो गया 3/4। ये फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो सिर्फ कैलकुलेशन सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा नहीं। एक अध्यापक ने खराब प्रदर्शन के कारण प्रत्येक विद्यार्थी को 10 अंक बोनस देने का निर्णय किया, ठीक है। द टीचर डिसाइडेड टू गिव ग्रेस मार्क ऑफ 10 टू ईच ऑफ स्टूडेंट्स फॉर देयर पुअर परफॉर्मेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल मेजर विल नॉट चेंज इवन आफ्टर द ग्रेस विल बी गिवन। इनमें से कौन सा चेंज नहीं होगा। ये जब क्वेश्चन जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मेरे को 8वीं क्लास की बात याद आती है। 8वीं क्लास में मेरा सामाजिक विज्ञान का पेपर बहुत खराब हुआ था, तो टीचर ने ना हमें ग्रेस मार्क दिए थे, है ना। तो मैं बड़ा खुश हुआ, टीचर ने पास कर दिया, तो टीचर की बड़ी दया रही, वरना 8वीं में लुढ़का देते तो 9वीं में नहीं पहुंचते, जब 9वीं में नहीं पहुंचते तो फिर आगे दिक्कत आती। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ग्रेस मार्क दे रखे हैं, लेकिन उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि अब किस में चेंज नहीं हो रहा। तो ग्रेस मार्क देने पर किस में चेंज नहीं होगा, प्रसरण में चेंज नहीं होगा। सारा प्रभाव किसका था, सर का, सर के चरणों में प्रणाम, ठीक है। प्रसरण में क्या होगा, प्रसरण चेंज नहीं होगा, बाकी माध्य का बहुलक है वो है, उनमें चेंज हो जाएगा। तो क्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास डेटा है 1 2 2 और मान लो 3 कोई डेटा है, कोई पूछे इसका माध्य कितना होगा तो हम कहेंगे इसका मान x बार होगा। अगर प्रत्येक डेटा में क्या करते हैं, अगर 10 ऐड कर दें तो मान लो जिसके 1 मार्क्स आए उसके 11 हो जाएंगे, इसके 12 हो जाएंगे, इसके 12 हो जाएंगे, इसके 13 हो जाएंगे, ठीक है। इनका जब आप एवरेज निकालोगे तो इसका जो एवरेज है, इसका जो माध्य है, इसका जो औसत है वो 2 है, तो इसका औसत कितना जाएगा 12। तो कितना हो गया, एवरेज भी 10 मार्क्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऐसे अगर इसका हम देखेंगे माध्य का मीन है, मोड है, वो भी बढ़ जाते हैं। तो इन तीनों में चेंज होता है। लेकिन प्रसरण क्या करता है, प्रसरण एक प्रसार को बताता है कि आप कितनी दूर तक फैला हुआ है। जैसे मैं कहूँ तो मैं इतनी दूर तक फैला हूँ, मान लो मैं इतनी जगह रोक सकता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा इधर खड़ा हो जाऊंगा तो भी मैं इतनी जगह रोक सकता हूँ। तो एक्चुअल में मैं जितनी जगह रोक सकता हूँ वो फैलाव को दर्शाता है, वो ये नहीं दर्शाता कि आप ना इधर से इधर खिसक गए तो कुछ चेंज हो जाएगा। तो हम चेंज ऑफ ओरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल उनकी बात करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अगर 10 पूर्णांक अंक दे दिए तो इसका मतलब प्रसरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रसरण का फॉर्मूला कितना होता है, तो प्रसरण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा, रूट के अंदर सिग्मा और एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार का लिखा गया होल स्क्वायर अपॉन है। क्लियर है। कई बार क्या है कि बोर्ड के पास ही लिखता हूँ तो मेरे को साफ नहीं दिखता क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, तो अगर थोड़ा बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाए तो उसको भी आप समझ लेना। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर प्रत्येक डेटा में क्या कर रहे हैं, अगर 10 ऐड कर रहे हैं, अगर मैं प्रत्येक डेटा में क्या कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे 10 ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, एवरेज भी है वो भी 10 ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या किया, स्क्वायर लेना ही है, अपॉन में एन एज इट इज रहेगा और ये रूट ले लिया। अब अगर आपको दिख रहा है, अगर आपको क्लियर दिख रहा है तो ये जो 10 है ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो पहले जो सिग्मा था, अब जो सिग्मा डैश है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एज इट इज है। अगर कोई फर्क नहीं है इसका मतलब प्रसरण है, जो आपका वेरिएंस है वो नई सिचुएशन में भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो ये कौन सा करेक्ट आंसर हो गया, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। चक्रीय समूह जी 1 2 3 4 5 6 x से होने का जनक युग्म कौन सा है। तो देखो जनरेटर में जब भी ऐसा आए
क्रॉस 7 का क्वेश्चन है जहाँ पे प्राइम नंबर और 0 से स्टार्ट नहीं हो, तो ये वाला कभी भी जनरेटर नहीं होगा। ठीक है, ये क्या नहीं होगा, जनरेटर नहीं होगा। क्यों जनरेटर नहीं होगा, क्योंकि ये आप जब भी इसको सोल्व करोगे तो ये हमेशा सेल्फ इनवर्स मिलेगा। अगर आप क्या करोगे 1 से लेकर और कहाँ तक p-1 तक लिखोगे और क्रॉस एन अगर आप क्या करते हो, क्रॉस एन अगर आप ऑपरेशन ले लो, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन ऑपरेशन ले लो, उस केस में ये हमेशा क्या मिलता है, ये हमेशा सेल्फ इनवर्स मिलता है। ये हमेशा क्या मिलता है, सेल्फ इनवर्स मिलता है, स्वयं का प्रतिलोम। ठीक है, तो ये तो देखना नहीं है। ये इसके आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जनरेटर कब होता है, जब सिर्फ ऑर्डर एक हो, तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी जनरेटर नहीं हो सकता। अब इनमें से आपको चेक करना है, किसको सबसे पहले चेक करें, तो उसको सबसे पहले चेक करो जो कि ऑप्शन में प्रेजेंट है। वैसे तो बच्चों ने रट रखा है इसको इतनी बार कि इसकी या 3 और 5 ये है, लेकिन हम एग्जाम के व्यू से देखें तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, उसको चेक कर लेंगे। तो 3 का ऑर्डर देखना है, तो 3 का ऑर्डर देखना है। दूसरा, अगर आप ऐसे नहीं देखना चाहो तो क्या ये देख लो कि क्या ये एक दूसरे के इनवर्स है। अगर ये 3 जनरेटर है तो 3 का इनवर्स भी जनरेटर होगा, और अगर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी आएगा। दो तरीके हैं, पहला आप ऑर्डर से ज्ञात कर सकते हो, दूसरा आप चेक कर सकते हो कि एक दूसरे। अब 3 का इनवर्स या तो 2 हो सकता है, 3 का इनवर्स अगर 2 हो गया तो 5 नहीं होगा, 5 हो गया तो 4 नहीं होगा। 3 का इनवर्स तो यूनिक होता ही है किसी भी एलिमेंट का, तो 3 का जो इनवर्स है वो ढूंढना पड़ेगा। फिर अगर 3 है तो उसका इनवर्स भी हो जाएगा, तो उसको मैं चेक करना है। तो जैसे 4 और 5 की बात करें तो अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं मॉडुलो 7 के कोरस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे 20 आएगा, 7 का भाग दें तो रिमाइंडर 6 आएगा, तो इसकी वैल्यू 6 आएगी। 6 आएगी, आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी मतलब क्या नहीं है, 1 नहीं है। अगर 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 किसी दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हो और उसका आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आता, तस्मक अवयव नहीं आता, तो वो एक दूसरे के प्रतिलोम नहीं है। तो ये एक दूसरे के प्रतिलोम नहीं है और ये एक दूसरे के प्रतिलोम नहीं है, तो ये दोनों जनरेटर नहीं हो सकते। क्योंकि जनरेटर होगा तो अगर 3 होगा तो उसका इनवर्स भी होगा, 4 होगा तो उसका इनवर्स भी होगा, और ये आपस में इनवर्स ही नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 3 और 5 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, इसका मतलब ये एक दूसरे के इनवर्स है। तो 3 का इनवर्स 5 हो गया, तो 3 का इनवर्स 2 भी नहीं है, 3 का इनवर्स 4 भी नहीं है, तो 3 का इनवर्स 5 है। इसलिए हमने क्या देखा कि 3 और 5 ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी दे रखी, ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें वो एलिमेंट भी और उसका इनवर्स भी है। बाकी किसी भी ऑप्शन में वो एलिमेंट है तो उसका इनवर्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये इसके जनरेटर है। ठीक है, या फिर कुछ ऐसा भी याद करके जा सकते हो आप, जैसे कोई सिंपल सिंपल से दो रिजल्ट है उनको तो आप ऐसे भी देख के चल सकते हो कि ये जी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, और ये मान लो मैंने ले लिया क्रॉस 5। ऐसा लेते हो तो भी जनरेटर क्या आएगा, 3। ये तो होता ही नहीं है, अगर 5 है तो 4 नहीं होता, तो ये 2 और 3 रहेंगे। तो क्रॉस 5 या क्रॉस 7 आए तो आपको 3 को तो लेना ही लेना है। अगर ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 आता है तो 3 के साथ किसको लेना है, 2 को लेना है। और अगर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 आता है तो 3 के साथ किसको लेना है, 5 को लेना है। तो ऐसे थोड़ा सिंपल सा याद रख सकते हो। या फिर ऑर्डर पे जाओ, जिसको पास खूब टाइम है वो आराम से ऑर्डर निकालो। 3 का ऑर्डर निकालेंगे तो 3 का ऑर्डर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जो ग्रुप का ऑर्डर है 6 वो ऑर्डर आ जाएगा। फिर 3 का ऑर्डर आ जाएगा, तो फिर आप बाद में इनवर्स भी चेक कर सकते हो या 5 का ऑर्डर भी चेक कर सकते हो, एक एक एलिमेंट का भी ऑर्डर चेक कर सकते हो। तो हम बात करें 3 के ऑर्डर की, तो अगर 3 का ऑर्डर हमारे पास खूब टाइम है तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे 3 है वो तो आइडेंटिटी के बराबर है नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। 9 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर है जो शेष फल है वो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 आ गया, तो ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। फिर आप दोबारा ओवर मल्टीप्लाई करो, और ये जो है इसको हमने ओवर मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू आएगी 2, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 6। 6 7 से छोटा है तो रिमाइंडर 6 ही रह जाएगा। ये भी आइडेंटिटी बराबर नहीं है। तो ऑर्डर 1 भी नहीं है, ऑर्डर 2 भी नहीं है, ऑर्डर 3 भी नहीं है। और ग्रुप का ऑर्डर कितना है, ग्रुप का ऑर्डर 6। ग्रुप का ऑर्डर 6 है, तो एलिमेंट का ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, 6 पॉसिबल है। क्योंकि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, कब, जब ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है। और ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है तो एलिमेंट का ऑर्डर 1 2 3 या 6 हो सकता है। 1 है नहीं, 2 है नहीं, 3 ऑर्डर है नहीं, तो क्या होगा, फिर इसका ऑर्डर 6 होगा। तो इसका मतलब ऑर्डर, अगर 3 का ऑर्डर आप देखना चाहो तो 3 का ऑर्डर कितना हो गया, 6 हो गया। और ये किसके बराबर है, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है। और एलिमेंट का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर इक्वल है, तो वो उसका क्या हो गया, जनरेटर हो गया। और अगर ये जनरेटर है तो इसका इनवर्स भी जनरेटर होगा, तो फिर 3 का इनवर्स निकालो। और 3 का इनवर्स निकालने का तरीका क्या है, या तो आप पूरी टेबल बनाओ या फिर चेक कर लो। हमारे पास ऑप्शन है तो हमने डायरेक्ट चेक कर लिया, तो हमें पता चल गया कि ये 3 और 5 क्या है, इस चक्रीय समूह के क्या जनरेटर। 6 ऑर्डर का ग्रुप है, तो 6 ऑर्डर का, अगर ऑर्डर का ग्रुप क्या है, अगर ऑर्डर का ग्रुप है वो 6 है, तो जो नंबर ऑफ जनरेटर्स हैं वो कितने होंगे, 2 होंगे। इसके जनक कितने होंगे, 2 होंगे। तो जनक अगर जनरेटर 2 ही होंगे तो वो दोनों पता कर लिए। अगर ग्रुप का ऑर्डर 8 होता तो सोचने वाली बात होती कि 4 जनरेटर हैं, इसमें तो 2 ही दे रखे हैं,
ग्रुप का ऑर्डर 10 होता तो भी सोचने वाली बात है, उसमें भी चार्ज जनरेटर है। ग्रुप का ऑर्डर 12 होता तो उसमें भी चार्ज जनरेटर है। तब तो हो सकता है कोई भी 2 उठा के दे दे। जब 2 ही जनरेटर हैं तो सीधी सी बात है ए होगा उसका इनवर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस एल्फा डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी लॉग साइन एक्स माइनस एल्फा और प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी, प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो ए और बी का मान क्या होगा? देखो इस क्वेश्चन को अगर एक तो वैसे देखो, अगर हम सर्कल की प्राचलिक समीकरण मानते हैं cos अल्फा sin अल्फा, वैसा सा अपन डायरेक्ट याद रहता तो वैसे याद रख लो, नहीं याद रहता तो इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि आप नीचे x माइनस अल्फा को टी मान लो। अगर नीचे x माइनस अल्फा को टी मानते हो तो थोड़ा ज्यादा हार्ड हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि हमें अगर ऊपर वाले को एडजस्ट कर लिया तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो मोस्टली ऐसे क्वेश्चनों में नीचे वाले को टी मानते हैं तो आदत रहती है, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, साइन एक्स को सोल्व कर रहे हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे? साइन एक्स को क्या लिखा? साइन एक्स को लिखा साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस एक्स। ठीक है, अपॉन में क्या लिखा? साइन एक्स माइनस अल्फा और यहाँ पे डी एक्स। इस टाइप से इंटीग्रेशन को क्या करेंगे? ठीक है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या फॉर्मूला लगा देंगे? साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू में कोस अल्फा प्लस कोस एक्स माइनस अल्फा इंटू में साइन अल्फा, और यहाँ से हमने क्या कर दिया? साइन एक्स माइनस अल्फा से डिवाइड कर, साइन एक्स माइनस अल्फा से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब अलग डिवाइड कर देंगे। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कोस अल्फा बचेगा। ठीक है, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो पहले वाला जो इंटीग्रेशन उसमें तो क्या बचेगा? कोस अल्फा बचेगा, कोस अल्फा बचेगा। दूसरा वाला जो इंटीग्रेशन है उसमें आप कोस में साइन का भाग दोगे तो कितना जाएगा? कोट एक्स माइनस अल्फा जाएगा। साथ में मल्टीप्लाई में साइन अल्फा भी बच जाएगा, साथ में मल्टीप्लाई में साइन अल्फा भी बच जाएगा। ठीक है, ठीक है, और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में। जब एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो अल्फा की जो टर्म है वो तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी। यहाँ पे भी साइन अल्फा क्या जाएगा? इंटीग्रेशन से बाहर कॉमन आ जाएगा, और कोट एक्स माइनस अल्फा का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब अगर आप क्या कर रहे हो, अब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो यहाँ पे कितना हो गया? x इंटू कोस अल्फा, x इंटू कोस अल्फा हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कोट एक्स माइनस अल्फा का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो कितना होगा? ये हमने खूब पढ़ा है कि लोग जो है कोट का साइन होता है तो साइन में एंगल एक्स माइनस है तो एक्स माइनस अल्फा, और यहाँ पे प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। ऐसे क्वेश्चन में बस ये जरूर ध्यान रखो कि x का कोफिशिएंट है वो नेगेटिव ना हो। अगर नेगेटिव होता तो -1 का भाग और देना पड़ेगा, इसका कोफिशिएंट कुछ और होता है। यहाँ x का कोफिशिएंट 1 ही है तो इसे 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 से डिवाइड करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका जब कंपेरिजन किससे करते हैं? ax प्लस बी लॉग साइन एक्स माइनस एल्फा प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c से करते हैं, तो जो a है वो हमारा कोस अल्फा होगा, जो b है वो हमारा कितना होगा? साइन अल्फा होगा। हमारा जो आंसर है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? हमारा जो आंसर है कोस अल्फा और साइन अल्फा हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किसी समतल में स्थित 10 बिंदुओं में से 6 एक ही सरल रेखा में है। देखो सरल रेखा पर अगर कोई पॉइंट आ गई तो वो कभी भी क्या नहीं बना सकते? त्रिभुज नहीं बना सकते। तो इन ए प्लेन आउट ऑफ 10 गिवन पॉइंट 6 आर इन स्ट्रेट लाइन, 6 क्या है? एक स्ट्रेट लाइन में है। द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग एनी 3 पॉइंट होते हैं। तो आपके पास क्या है? 10 कोई पॉइंट है, उसमें से 6 क्या है? लीनियर या कहो स्ट्रेट लाइन में, और 10 पॉइंट है। अगर सिर्फ 10 पॉइंट होते और लीनियर नहीं होते तो ट्राइंगल्स कितने होते? 10c3 होते। लेकिन लीनियर वाले जो हमने काउंट कर लिए उनको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो 6c3 को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अब 10c3 कितना होता है? 10c3 अगर आप बात करोगे तो ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, ऊपर वाले में से एक कम, नीचे वाले में से एक कम, ऊपर वाले में से एक और कम, नीचे वाले में से एक और कम। ऐसे इसको सोल्व करेंगे, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, ऊपर वाले में से एक कम, नीचे वाले में से एक कम, ऊपर वाले में से एक और कम, नीचे वाले में से एक और कम। इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको सोल्व करेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 72, 72 को 6 से डिवाइड तो 12 बार जाएगा, तो 12 गुणा 10 120, माइनस यहाँ पे 3 इंटू 2 6 को 6 कैंसिल कर दोगे, 120 में से क्या कर दिया? 20 घटा दिया, कितना आ गया? 100 आ गया। तो 100 करेक्ट आंसर। और अगर आपने 20 नहीं घटाया तो ये पहले से प्रेजेंट है। बस आरपीएससी में या कोई भी एग्जाम में मोस्टली ऐसा जरूर होता है कि आप थोड़ी सी गलती करो और उस वैसा ऑप्शन आपको प्रेजेंट मिलता है। तो किसी समतल में स्थित 10 बिंदुओं में से 6 एक ही सरल रेखा में है, इनमें से किन्हीं 3 को मिलाने पर बनाए जाने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? वो होगी 100। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक कण अचर गति से समतल वक्र को वर्णित करता है तथा इसका परिणामी त्वरण अचर है, तब उसका पथ है।
एक कण अचर गति से समतल में क्या करता है, समतल वक्र में वो वर्णित करता है तथा इसका परिणामी त्वरण क्या है, अचर है। तो कण का जो अचर गति है और त्वरण भी अचर है, तो ऐसा सिर्फ किस पे पॉसिबल होता है, सर्कल पे पॉसिबल होता है। तो सर्कल के लिए क्या है, सर्कल के लिए दोनों चीजें कांस्टेंट होती हैं। कौन कौन सी कांस्टेंट होती हैं, इसकी जो स्पीड है वो भी कांस्टेंट होगी और इसका जो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन है वो भी कांस्टेंट होगा। तो आपका इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। अगर आपने सर्कल का अगर कोई चैप्टर पढ़ा उसमें आप जो भी वेलोसिटी निकालते हो उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालोगे या रिजल्टेंट आप एक्सीलरेशन निकालो तो वो हमेशा क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि u0 बराबर 1 दे रखा है, u1 बराबर 11 दे रखा है, u2 बराबर 21 दे रखा है, u3 बराबर 28 दे रखा है, u4 बराबर 29 दे रखा है, तो डेल फॉर u0 की वैल्यू कितनी, ये मुझे पूछा है। तो डेल फॉर u0 की वैल्यू निकालनी है और हमें कितनी वैल्यू दे रखी है, हमें दे रखी है 1 2 3 4 5 5 वैल्यू गिवन। ठीक है, तो गिवन u0 इक्वल टू 1, u1 इक्वल टू 11, u2 इक्वल टू 21, u3 इक्वल टू 28, u4 इक्वल टू 20, देन वैल्यू ऑफ डेल्टा फॉर u0 कितना होगा। अगर आपको 5 मान दिए गए तो 5 मान अंतर क्या होता है, शून्य होता है। फिफ्थ डिफरेंस तो शून्य होता है, लेकिन फोर्थ डिफरेंस भी शून्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इस एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया उसमें फोर्थ डिफरेंस 0 है, जो आगे जो एग्जाम आई थी उसमें फोर्थ डिफरेंस 0 नहीं है। तो वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि फोर्थ डिफरेंस 0 है या नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है क्या फोर्थ डिफरेंस 0 नहीं होगा तो उसका क्या यूज है, फोर्थ डिफरेंस 0 होता है तो क्या यूज है, नहीं होता तो फिर उसका क्या यूज है। तो अगर आपने उसको डीपली पढ़ा तो आप सारा बता पाओगे। लेकिन हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि डेल 4 को क्या लिख सकते हैं, e-1 की पावर 4 u0। हम क्या करना चाह रहे हैं, इसकी टर्म्स में लिखना चाह रहे हैं, e-1 की पावर 4 कर दिया, e-1 की पावर 4 का प्रसार कर देंगे तो e की पावर 4। अब हमें पता है कि जब पास्कल ट्राइंगल बनाते हैं तो 1 3 3 1 वाली लाइन बनती है, उसके बाद 1 4 6 4 1 वाली लाइन बनती है। तो कोफिशिएंट है वो आपको दिख रहे होंगे कि इसके जो कोफिशिएंट है वो 1 4 6 4 1 होंगे और माइनस है तो अल्टरनेट साइन आएगा, एक का अंतर चिन्ह आएगा, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, ये चीज चलती रहेगी। तो e की पावर 4 माइनस 4 e रेज टू पावर 3 प्लस 6 e रेज टू पावर 2, पावर के कम होती जाएगी, अल्टरनेट साइन चलता रहेगा, गुणांक आपके पास लिख रखे हैं -4e और +1। इस टाइप से हमने लिख दिया। आगे कितना दे रखा है, आगे आपको लिख रखा है u0, ये क्या लिख रखा है u0 को अंदर ऑपरेट करेंगे, अंदर ऑपरेट करें तो e4u0 को 4 कदम आगे ले जाता है। एक ई का मतलब एक बार आपने डिस्प्लेसमेंट कर दिया u1 पे पहुंच गया, दूसरा ई स्क्वायर ऑपरेट करने पर u2 पे पहुंच जाएगा, तीसरा ई तो कहां पे पहुंच जाएगा, ई u3 पे पहुंच जाएगा और 4 बार ऑपरेट करेंगे तो u4 पे पहुंच जाएगा। -4 e³ u0 +6 e स्क्वायर u0। एग्जाम में ये चीजें लिखनी नहीं है, एग्जाम में डायरेक्ट लिखना है, बस यहाँ समझाने के लिए मैं थोड़ा लिख देता हूँ प्लस u0। और अब ई को ऑपरेट करेंगे, ई का मतलब डिस्प्लेसमेंट, 4 बार डिस्प्लेसमेंट यानी u4 पे पहुंच गए, 3 बार डिस्प्लेसमेंट यानी u3 पे पहुंच गए, और हमने क्या 2 बार e2 ऑपरेट किया तो डिस्प्लेसमेंट 2 पे पहुंच गए, -4 u1 +u0। और इन सब की वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है तो u4 29 -4 इंटू u3 28 56 112 आ गया, +6 इंटू u2 21 छिक्का 126 126, -4 इंटू u1 11 चौक 44 और +u0 की मतलब वैल्यू 1। इस टाइप से इसको सोल्व कर लेंगे। 44 लिखा है क्या, ठीक है 44 लिखा है, करेक्ट है। अब क्या करते हैं, इनको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो हमें तो 0 अगर आइडिया है तो उस हिसाब से चल पड़ते हैं। तो यहाँ 126 और 29, तो 29 और 31 और 30, और अगर आप सोल्व कर रहे हो 126 तो जाएगा 156 प्लस के, और माइनस यहाँ ये जोड़ेंगे यहाँ पे तो 156 ये हो रहे हैं, 156 में से 156 156 माइनस 156 कितना आ गया 0, ऑप्शन क्या हो गया 0। लेकिन अगर आपके पास जब तक कंफर्मेशन नहीं है, डेटा एकदम एग्जैक्ट याद नहीं है, तब तक डायरेक्ट 0 मत कर देना, क्योंकि आंसर इससे क्या आ सकता है, नॉन जीरो भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, वक्र a² + b² की न्यूनतम ध्रुवांतर रेखा की लंबाई क्या है। इसकी जो मिनिमम लेंथ ऑफ है वो आपकी जो रेडियस वेक्टर की जो मिनिमम लेंथ वो कितनी है उसको हम चेक करें। रेडियस वेक्टर का मतलब r से मतलब है, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको r और थीटा यानी पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसको जब कार्टेशियन फॉर्म में अगर सोल्व करोगे तो काफी लेंथी क्वेश्चन आता है, काफी लेंथी सॉल्यूशन होता है। पोलर में इसका सॉल्यूशन क्या होता है, शॉर्ट होता है। तो पोलर में आप चेंज करके इसको सोल्व कर सकते हो।
पोलर में कैसे चेंज करोगे, आप x बराबर तो क्या पुट करोगे r cos थीटा, और y बराबर क्या पुट करोगे r sin। ये दोनों वैल्यू पुट करके और फिर हम क्या करना चाह रहे हैं, r पे क्या कर देंगे, कंडीशन लगा देंगे मैक्सिमम और मिनिमम की। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी कितनी, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर का मतलब अगेन r स्क्वायर, लेकिन अब है cos स्क्वायर थीटा की बजाय sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ ये जो r स्क्वायर है ना वो आपका कॉमन होकर उधर चल जाएगा, या ये कह दो कि प्रत्येक पद को मैंने r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा, इसको r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो b स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर थीटा, और ये हो गया बराबर r स्क्वायर, और r स्क्वायर बराबर कितना हो गया, a स्क्वायर और ये हो गया sec स्क्वायर थीटा और प्लस b स्क्वायर cos x स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया। तो हमें जो वैल्यू पूछी है वो r का मैक्सिमम मिनिमम पूछे, तो हम r बराबर रूट भी लिख सकते हैं, लेकिन रूट लिखने पर थोड़ी दिक्कत आएगी, जहां r अगर क्या है मिनिमम हो तो वहां r स्क्वायर भी क्या होगा, मिनिमम होगा, इसलिए हम r स्क्वायर को ही सोल्व करेंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पे सेक थीटा और कोसेक थीटा दे रखे हैं, सेक थीटा और कोसेक थीटा को आपस में रिलेट करना काफी मुश्किल होता है। साइन थीटा और कोस थीटा को आपस में रिलेट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक होता है। टेन थीटा को और कोट थीटा को आपस में रिलेट कर सकते हैं, टेन थीटा को सेक थीटा को आपस में रिलेट कर सकते हैं, लेकिन सेक थीटा और कोसेक थीटा को आपस में रिलेट करना मुश्किल होता है, इसलिए इस सेक स्क्वायर थीटा को टेन में बदलेंगे, इस कोसेक स्क्वायर थीटा को कोट में बदल लेंगे, और वो आपस में इजीली रिलेट होकर आंसर फास्ट लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर कोट स्क्वायर को लिख दिया मैंने, सेक स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया a स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा मैंने लिख दिया 1 + tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे मैंने कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 + कोट स्क्वायर। और अब मैं इनको आपस में एडजस्ट करके बिना डिफरेंशिएशन से ही आपको डायरेक्ट आंसर बता पाऊंगा। तो मैंने क्या लिखा, इसको लिखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तो अलग कर दिए, और एक पद और मिल गया a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएशन करके भी कर सकते हैं, लेकिन दोबारा वही हार्ड पड़ेगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसको आप क्या करो, होल स्क्वायर में बदलो, और होल स्क्वायर में बदलने का तरीका है कि इनके बीच में माइनस आ जाए, इनके बीच में माइनस आ जाएगा तो हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया 2ab tan थीटा कोट थीटा वो तो ऐड कर दिया, और जो चीज ऐड की है उसी को सेपरेट कर दिया, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा तो पहले से है, b स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा पहले से है, और मैंने 2ab tan थीटा और कोट थीटा, इससे जो मैंने ऐड किया था उसी को मैंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अगर आपने ऐसा कर दिया तो फिर आप कैसे लिख पाओगे, इसको आप लिख पाओगे a स्क्वायर, इसको लिख पाओगे b स्क्वायर, और tan थीटा और कोट थीटा आपस में कैंसिल हो जाते हैं, एक हो जाता है। जिसको डायरेक्ट पता तो अच्छी बात है, नहीं पता तो कोट थीटा को क्या लिखोगे, तो फिर आप कोट थीटा को लिखोगे 1/tan थीटा, और फिर tan थीटा से tan थीटा कैंसिल कर दोगे, तो यहाँ जो वैल्यू है वो क्या जाएगी, यहाँ जो वैल्यू है वो आएगी 2ab, इतना आ गया। इसको हम लिखेंगे a tan थीटा माइनस b कोट थीटा का होल स्क्वायर। अब अगर आपको कैसी वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए कि ये मिनिमम होना चाहिए, अब इसमें तो कुछ थीटा है ही नहीं, तो ये तो कांस्टेंट है, तो ना तो कम हो सकता है नहीं ज़्यादा हो सकता है। इसको मिनिमम कितना कर सकते हैं, अगर किसी का होल स्क्वायर दे रखा है, कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहे, तो उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी। तो अगर मैंने इसको 0 कर दिया, अगर मैंने इसको क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो r स्क्वायर का जो न्यूनतम मान है वो कितना होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर होगा, और r स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू ये है, तो r की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी होगी, a प्लस बी, तो r की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, a प्लस बी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगर पूछे किस पॉइंट पर थीटा के किस मान के लिए या कहाँ पे, तो थीटा तो पूछ नहीं सकता क्योंकि एक्स वाई में दे रखा है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो इस कंडीशन को सोल्व करके आप थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो किस पॉइंट पे पूछा है तो उसकी सहायता से निकाल सकते हो, मिनिमम लेंथ है वो कितनी होगी, r = a + b, इसको आप निकाल सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन जो कि अगर एग्जाम में पहली बार आते हैं, देखो मेरा ये मानना है कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पहली बार आया है तो बहुत कम बच्चों की अप्रोच रही होगी कि इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को हम क्या पढ़ते हैं, अनस्पर्शिकली पढ़ते हैं। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि नहीं हमें तो सारा पता, तो मैं बस आपसे एक ही प्रश्न कहूँगा, क्या आप इसका ग्राफ बता सकते हो, क्या आप इसका ग्राफ बता सकते हो, तो आपका जवाब ना रहेगा। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा क्या आप बता सकते हो कि इसके अनस्पर्शियां कौन कौन सी है, तो आप बता दोगे यस हम बता सकते हैं, x बराबर +-a है, इसकी जो एसिम्पटोट्स हैं वो x बराबर +-a है और y बराबर +-b। ठीक है, अब आप एसिम्पटोट्स बना सकते हो, इस ग्राफ की क्या बना सकते हो, एसिम्पटोट्स ड्रॉ कर सकते हो।
ये जो एसिम्पटोट है, ये जो अनस्पर्शी है, ये x बराबर a होगा और ये x बराबर माइनस a होगा। ये y बराबर अगर v है, ये y बराबर माइनस v। तो आप इसकी क्या कर सकते हो, अनस्पर्शियां ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन आप ग्राफ में अगर मुझे कोई पॉइंट इसको बता सकता है कि इसका ग्राफ ऐसा बना, तो इसका मतलब उसका नाम मैथ्स नॉलेज बहुत अच्छा है। तो जब ग्राफ का नॉलेज नहीं है तो फिर आप इसमें क्या नहीं कर सकते, तो फिर आप इसमें डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक या तुक्का भी नहीं मार सकते। अब बाई चांस किसी ने तुक्का मार दिया और किसी का तुक्का लग गया तो बात अलग है। इसीलिए एग्जाम में ब्लाइंडली तुक्के नहीं लगाना चाहिए। मैं एग्जाम में जाऊंगा तो इस क्वेश्चन के तुक्का नहीं लगा के आऊँ। क्यों नहीं लगा के आऊँ, मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं है और किसी का बारे में कुछ आइडिया नहीं होगा तो तुक्का भी नहीं लगा सकते। तुक्का उसी क्वेश्चन में लगता है जिस क्वेश्चन के बारे में आपको पहले से थोड़ा पता है। अगर मेरे को थोड़ा सा पता है तो फिर दिमाग आपको उसको सही डायरेक्शन में ले जाएगा, और सही डायरेक्शन ले जाएगा तो अपन तुक्का भी मार सकते हैं। इसलिए जब भी क्वेश्चन नया हो तो हमेशा तुक्के लगाने से बचना चाहिए। कोई आइडिया नहीं है, ब्लाइंड तुक्का लगाने का मतलब है बेवकूफी करना। धन्यवाद।